बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं सलाम अलैक। नाज़रीन, माजी में शायद ही कोई ऐसी हुकूमत इतनी कमज़ोर हुई हो, इतनी गैर मकबूल हुई हो कि उसे ज़िमनी इंतखाबात में मुसलसल शिकस्त का सामना करना पड़े, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को करना पड़ रहा है। कराची में अपनी ही जीती सीट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 5वें नंबर पर आए। गोया जो कराची के बारे में खदशात का इजहार किया गया था 2018 के इलेक्शन में कि 14 सीटें कराची शहर की कौमी असम्बली की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जीत चुकी है, इस पे सवालिया निशानात लगे थे और यह कहा गया था कि कराची के अंदर कराची का मैंडेट चुराया गया है, कराची का मैंडेट किसी और को दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावेदार रही कि कराची के इलेक्शन भी शफाफ थे और पूरे मुल्क के अंदर शफाफ इलेक्शन हुए हैं। लेकिन कराची में होने वाले 249 NA के इंतखाबात ने यह पोल खोल कर रख दिया है कि 5वें नंबर पर आई जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी ही नशिस्त पर। पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। PMLN को भी कई शिकायत हैं इस पोलिंग डे के हवाले से और इलेक्शन के रिजल्ट्स के हवाले से, लेकिन देखा जाए तो सबसे जो बुरी शिकस्त हुई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुई है। अगरचे वोटिंग की शरह बहुत कम हुई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर क्यों नहीं निकला, उसने वोट क्यों नहीं डाला, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी अब उसके लिए परेशानी का बायस बन रही है, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। जायजा लेंगे कि कराची की रिश्त पीपल्स पार्टी ने अपने नाम की तो कैसे की, फिर लब्बाइक पार्टी तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान जो कलअदम हो चुकी, उसके उम्मीदवार ने भी जिस कदर वोट लिए, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी एक बड़ा चैलेंज नहीं है कि एक कलअदम पार्टी भी उनसे ज़्यादा वोट लेने में कामयाब हो गई। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जनाब नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ सीनियर एंकर पर्सन सीनियर सहाफ़ी मंसूर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ होंगे जनाब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार मज़हर अब्बास साहब। नज़ीर लगारी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे मैं करूँ। NA 249 के इंतखाबात का अगर तजिया किया जाए, रिजल्ट का तजिया किया जाए, पीपल्स पार्टी ये सीट अगरचे जीत चुकी, जो कुछ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के साथ हुआ इसकी तोको की जा रही थी? हाँ, उसकी कई वजूहात थी। उसकी वजह एक ये थी कि यहाँ से जो MPA थे उन्होंने रिजाइन किया था और कहा था कि वो कैंडिडेट से वो नहीं है, मुत्तफिक नहीं है और ये कैंडिडेट हमें जो दिया गया है ये जीतने के लिए नहीं है। और पार्टी के अंदर शदीद इख्तलाफ थे वहाँ पर। एक तो पार्टी वैसे ही सिमट गई है और सिमट रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो क्वेश्चन है कि 14 सीटें वो किस तरह हासिल की थी और सूबाई असम्बली में 22 सीटें किस तरह हासिल की थी। हल्के के लोग अब तक नहीं जानते हैं कि हमारे हल्के से कामयाब होने वाले MPA का नाम क्या है। तो इनायात खुसरवाना कहाँ पर हुई, कैसी हुई, किस तरह हुई और किसने की, ये सारा एक सवाल है। बाज लोगों को उसका जवाब मौजूद है लेकिन जवाब देगा कोई नहीं। लेकिन ये जो इस वक्त रिजल्ट आया है वो रिजल्ट ऐसे ही था और ऐसे ही होना था, क्योंकि एक हवा बनाई गई और पूरे के पूरे 15-20 दिन तक हवा ये बनाई गई कि जनाब जो है वो मिफ्ता इस्माइल भी है। मिफ्ता इस्माइल साहब का वहाँ कोई पेज नहीं है, वहाँ पर उनका कोई काम नहीं है और उनकी ऐसी मकबूल आम पॉपुलरिटी भी नहीं है। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैंने सुबह के वक्त कई हल्कों में जाकर विजिट किया। किसी किस्म का वो नहीं था, लग भी नहीं रहा था कि कोई पार्टियां, लगता था कि इस तरह से इलेक्शन प्रोसेस में नहीं है और वो संजीदा भी नहीं लग रही थी उनकी। जो उनके 2-4 कैंपों में लोग बैठे हुए वो तो ठीक है बैठे हुए थे, लेकिन वोटर्स नहीं थे। फिर उसके बाद मैं चला गया था ऑफिस और शाम के वक्त फिर एक दफा चक्कर लगाया तो सूरत हाल यही थी कि मैंने सुबह कह भी दिया था कि टर्न आउट बहुत स्लो होगा। मैं तो 10% तक समझ रहा था कि 10-12% तक जाएगा और शायद कोई ऐसा कानूनी रास्ता हो कि इलेक्शन दोबारा कराना पड़े, क्योंकि लोग वोट नहीं दिए हैं। बहरहाल ये रिजल्ट आया है और इसमें कोई ऐसी हैरत की बात नहीं है। ठीक है मंसूर अली खान साहब, पीपल्स पार्टी की तोक्को थी ये सीट जीतने की, क्योंकि कहा जा रहा था कि मुकाबला अगर हुआ तो PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 5वें नंबर पर आई। देखिए मलिक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने के लिए। जाहिर बात है मेरे 2 सीनियर्स ऐसे मौजूद हैं जिनका ताल्लुक ही कराची से और कराची की नब्ज के ऊपर वो हाथ रखते हैं, वो जानते हैं कि वोटर वहाँ पे किस तरह वोट करेगा। लेकिन मेरे थोड़े से सवाल आप समझ लीजिए, मैं इसको अपने एनालिसिस तो नहीं कह सकूंगा, सवाल है यहाँ पर ये जो हल्का है, क्या ये क्योंकि थोड़ा सा टाइम मैंने भी कराची में गुजारा है,
ये पर्टिकुलर हल्का जो है ये बड़ा अजीब इसकी डायनेमिक्स है, इसके डेमोग्राफिक्स बड़े अजीब किस्म के हैं। यहाँ पे सारी एथनिसिटीज मौजूद हैं, यहाँ पे बलोच भी मिलते हैं, सिंधी भी मिलते हैं, महाजिर भी मिलते हैं, पंजाबी भी मिलते हैं, सारी एथनिसिटीज यहाँ पे मिलती हैं। मुझे किसी ने बड़ी एक हैरानकुन एक मजे की बात बताई, उन्होंने कहा जी इस हल्के के अंदर, पूरे हल्के के अंदर जो है ना आपको 6-7 मुख्तलिफ किस्म की चाय मिलेगी आपको, क्योंकि हर एथनिसिटी की ना वो एक अपना एक टेस्ट होता है, तो वो आपको हर किस्म की चाय मिलती है यहाँ पे। दूसरी बात ये कि ये तो फैक्ट है कि अगर आप उठा के देखें जिस किस्म के सर्वेज आ रहे थे पहले, उन सर्वे से बिल्कुल मुख्तलिफ एक रिजल्ट आया है। अच्छा, तहरीके लब्बैक जो है वो तीसरे नंबर पर आई, लेकिन तहरीके लब्बैक के बारे में भी ये कहा जा रहा था कि नहीं वो शायद तीसरे नंबर पर ना आ सके क्योंकि उनका वोट भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और इन सारे डायनेमिक्स के बाद जो ये कहा जा रहा था जी मिफ्ता साहब जो है वो बड़े आराम से ये सीट निकाल लेंगे। अच्छा, मिफ्ता साहब के साथ एक थोड़ा सा इशू ये भी था कि मिफ्ता साहब इस हल्के में नहीं रहते, और उसी तरह फैसल वाडा साहब भी इस हल्के में नहीं रहते थे, और शहबाज शरीफ साहब जो नंबर 2 पे आए थे वो भी इस हल्के में नहीं रहते थे। तो इस हल्के के लोगों की बड़ी बदकिस्मती थी कि इनको जो भी रिप्रेजेंट करता था वो इस हल्के से ताल्लुक भी नहीं रखता था। अब आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर एक हल्के के लोगों ने एक शख्स को वोट डाल के उसको कौमी असेंबली तक पहुंचाया हो, किस तरह पहुंचाया खैर वो एक और डिबेट है, लेकिन चले पहुंचा भी दिया हो, और उसके बाद वो मिनिस्टर ऑफ वाटर बन जाए और उसी हल्के के अंदर ही पानी अवेलेबल ना हो, और उसके बाद वही शख्स जो है सिर्फ सेनेट तक पहुंचने के लिए इस सीट की भी कुर्बानी दे दे, तो फिर आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि उस पार्टी का सपोर्टर वोटर वहां पे वो क्या फील कर रहा होगा इस वक्त। तो ये सारी की सारी परफॉर्मेंस जो है अपना मसूद अली खान साहब, हुकूमत की जो कारकर्दगी है इसका भी इंपैक्ट हुआ है कराची के इलेक्शन पे या नहीं? सर एब्सोल्युटली, और आप सिर्फ मैं उसी के ऊपर आ रहा था कि जाहिर बात है इसके मुख्तलिफ लेवल्स हैं, लोकल डायनेमिक्स हैं, उसके बाद आपको कारकर्दगी की बात करनी पड़ेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हर इलेक्शन के अंदर, जाहिर बात है आपने भी बहुत से इलेक्शंस कवर किए हैं, वो है वो जो वेव चलती है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बार बार कहती थी 2018 में हमारी वेव चल गई थी, अब जो इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है वो इस तरह लग रहा है कि हर जगह से, पूरे पाकिस्तान से जितने जिमनी इंतखाबात हो रहे हैं वहां पे इस बात की वेव चल रही है कि कोई भी आ जाए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नहीं आएगी, इनको नहीं आने देना चाहे जो मर्जी हो जाए। और आप देख लीजिए 10 जिमनी इंतखाबात हुए हैं, 10 में से सिर्फ 1 सीट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जीती है, बाकी हर सूबे से ये हारे हैं। लेकिन मंसूर साहब, क्या ये बात जो की जाती थी कि कराची का मैंडेट चुराया गया है, कराची की 14 सीटें पीटीआई नहीं जीत सकती थी, जो नजीर लगाई से भी बात करें कि 2018 के इलेक्शन में जो सवालात उठे थे अब उनमें कहीं ना कहीं सदाकत होती हुई नजर आती है? मैं मलिक साहब एक बात आपके साथ शेयर करता हूं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ही जीते हुए एक एमएनए, मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि जाहिर बात वो एक ऑफिशियल गुफ्तगू, वो मेरे साथ वैसे गुफ्तगू कर रहे थे, उनका ये कहना था, ये वर्ड टू वर्ड कर रहा हूं, उनका ये कहना था कि अगली दफा हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के टिकट के ऊपर अगर इलेक्शन हमने लड़ने की कोशिश की ना तो शायद हमारी जमानतें भी जब्त हो जाए। ये खुद उस एमएनए, और वो सिटिंग एमएनए अभी भी एमएनए है, बात कर रहा हूं, ये उनका मुझे। ठीक है, मैं वापस आता हूं मजहर अब्बास साहब, आपकी तरफ आता हूं। मजहर अब्बास साहब, कराची के इलेक्शन को आप बड़ा बखूबी जानते हैं, कराची की सियासत को भी जानते हैं, हुआ क्या 249 के अंदर? इल्जाम लग रहे हैं, पीएमएलएन को एतराजात हैं, पीटीआई तो शायद इल्जाम लगाने के मूड में इसलिए नहीं नजर आती कि पीटीआई तो 5वें नंबर पर है, अगर इल्जाम लगाए भी तो किस मुंह से लगाए? देखिए, नून लीग का तो समझ में आता है, इसलिए कि अगर जहां 500 550 की लीड का फर्क हो वहां जाहिर है मेरा ख्याल है सबसे पहले तो उन्हें रिकाउंटिंग पे जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि आप रिकाउंटिंग पे जाएं। लेकिन मलिक साहब, हुआ बेसिकली क्या, एक तो ये कि जाहिर इलेक्शन कमीशन का ये कसूर था कि उसने इस मौसम में इलेक्शन रखे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने गेन किया है, यानी उनको तकरीबन 50% ज्यादा वोट पड़े हैं। पाक सरजमीन पार्टी ने बहुत गेन किया है, उन्हें 1600 वोट पड़े थे, इस मरतबा उन्हें कोई तकरीबन 9000 वोट पड़े हैं। जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा लूज किया वो तहरीक इंसाफ है। और उसने क्यों लूज किया है? उसने इसलिए लूज किया है बेसिकली कि उन्होंने सबसे पहले जो उम्मीदवार की सिलेक्शन थी उस पे बड़ा बुनियादी इख्तिलाफ हो गया था। जी, उनका बड़ा बुनियादी इख्तिलाफ हो गया था इस मसले पर कि पार्टी के अंदर, और खुद उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के एक एमपीए ने तकरीबन रिजाइन भी कर दिया था, बाद में उनको मना लिया गया। लेकिन उन्होंने ना ये कि उनके साथ बिल्कुल भी मिलके काम नहीं किया। अब जिसको टिकट दिया
वो बेसिकली पीटीआई के क्या वर्कर है जिसके पास बहुत ज्यादा वसाइल नहीं है कैंपेन करने के, इलेक्शन लड़ने के। लेकिन मतलब साहब क्या वो पॉपुलर नहीं है अपने हल्के के अंदर पीटीआई के वर्कर्स में? पीटीआई के पुराने जो वर्कर्स हैं उनके साथ वर्कर डिवाइड हो गया ना मलिक साहब, वर्कर डिवाइड हो गया ना। जो एमपीए है बहुत से लोग उसके साथ चले गए। फिर पीटीआई भी कराची में जिस तरह और जगहों पे भी नजर आता है, कराची में बहुत ज्यादा ग्रुपिंग है पीटीआई के अंदर, तो उसका बराह रास्त वो असर पड़ा। अब फैसल वाडा साहब के पास वसाइल बहुत थे, तो उन्होंने, और फिर ये कि जनरल इलेक्शन में ओवरऑल कराची में पीटीआई की एक फजा बनी हुई थी, और उसका असर जाहिर है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी पड़ा। अब 2.5 साल बाद एक तो परफॉर्मेंस, फिर जाहिर है 2.5 साल में यहीं जो बुनियादी तौर पे हमें नजर आया पूरी कैंपेन में, वो एक इशू था, और वो था पानी का इशू। अब जिस वोटर ने अपना जहन बनाया और वो वोट देने आया, उसने उसको ये, मेरे ख्याल में, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरे ख्याल में उसने ये जरूर सोचा कि अगर उन्होंने 12 साल में पानी नहीं दिया, कुछ काम नहीं किया, लेकिन अगर काम कोई कर सकता है तो वो यही कर सकते हैं, इन्हीं से करवा सकते हैं हम काम। ठीक, यानी इसलिए जो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक थोड़ा सा बढ़ा। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक ले लें, वापस आते हैं तो इस पर बात करेंगे। क्या वाकई शहरी जो हल्के हैं और पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं? कराची के अंदर चूंकि एमकेएम के साथ भी इलेक्शन में जो कुछ हुआ, फिर पीएसपी की जो तवक्को की जा रही थी कि बड़ी अच्छी कैंपेन की थी मुस्तफा कमाल साहब ने, और ये सोचा जाता है कि शायद मुस्तफा कमाल साहब ये इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन वो भी कोई खातिर खा रिजल्ट ना दे सके। अब क्या पीपल्स पार्टी के लिए जगह कराची शहर में बन रही है? इस पर बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। पुराम एक बार फिर खुशामदीद नज़ीर लगाए साहब, ये बताइएगा जो मजहर अब्बास साहब बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की तरफ वोटर्स का ट्रेंड इसलिए गया कि लोगों ने ये सोचा कि सिंध हुकूमत है, हमारे मसाइल हल होंगे, पानी का मसला हल होगा, मुस्तफा कमाल साहब कुछ नहीं दे सकते, पीटीआई कुछ दे नहीं रही ऑलरेडी कराची को, पीएमएलएन कोई वहाँ खातिर खा कोई सपोर्ट नहीं कर सकती अवाम की, अगरचे बलदियाती जो है उनके नुमाइंदे जीते भी थे इस हल्के से और इसमें वोट भी था पीएमएलएन का, लेकिन पीपल्स पार्टी को ये एज मिला सिंध की हुकूमत होने की वजह से। क्या आप ये समझा जा सकता है कि कराची शहर के अंदर पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बढ़ रहा है? मैं कोशिश करूंगा कि बहुत इख्तियार के साथ, बहुत फैली हुई कहानी को बहुत मुख्तसर अंदाज में मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने पेश करूं। 70 के इलेक्शन होते में कराची, और ये 7 दिसंबर हो रहे थे और सूबाई असम्बली के 17 दिसंबर को। तो हम उस दिन मैंने पूरे के पूरे शहर का चक्का लगाया था। मैं इस इलाके में था, नाज़िमाबाद कराची का एक हल्का था, यहाँ से पीपल्स पार्टी की जो कैंडिडेट थी उनने विड्रॉ कर लिया था, टिकट नहीं दिया था। वो डॉक्टर शमीम ज़ैनुद्दीन थी जो 100% जीत रही थी, वो उन्होंने टिकट नहीं लिया। उन्होंने कहा, और उन्होंने और मेराज मोहम्मद खान ने लियाकताबाद से टिकट नहीं लिया। अब जब सूबाई असेंबली का इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी ने 2 सीटें ली, जमात इस्लामी ने 2 सीटें ली, जेयूपी ने 2 सीटें ली, और एक आजाद उम्मीदवार थे मौलाना जफर अहमद अंसारी, वो कमाल असफर से जीते थे सदर के मरकजी इलाके में। अच्छा, जो सूबाई असेंबली के इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी ने 9 सीटें ली और बाकी जो 17 सीटें थी, 17 में से 9 सीटें ली। अच्छा, बातें उसके बाद क्या होता है कि वो इलेक्शन गड़बड़ हो गई और इलेक्शन जो है वो प्रॉपर 77 नहीं हो सके, लेकिन 79 में वो हुए बल्दियाती इंतखाबात। पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया, पीपल्स पार्टी के मेयर को 3 वोट उनके खारिज करके अब्दुल सत्तार अफगानी को लाया गया, और दोनों बार यही हुआ कि डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी का था, और दोनों दफा यानी 79 में भी और 84 में भी दोनों बताओ पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीता शहर का, और उसको नहीं दिया गया। और उसके बाद जाहिर एक सूरत हाल वो बदली है, एक गैर जमाती इलेक्शन हुए और उसमें जाहिर पीपल्स पार्टी ने बाइकाट किया था। फिर एमकेएम आ गई और एमकेएम ने जो तरीका किया, जिस तरह से वो इलेक्शन जीते, जिस तरह यह सारा होता रहा, वो सबके सामने है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शहर पीपल्स पार्टी का रहा है, यही हल्का जो है कौमी असेंबली से यहाँ पीपल्स पार्टी 1 से ज्यादा मरतबा जीती है। यहाँ से अब्दुल सत्तार पीरजादा जीते थे, उसके बाद में अमीर अजहर काज़ी जीते थे, उसके बाद आफाक खान शाहिद जीते थे, फिर अब्दुल सत्तार फिर कादर पटेल जीते थे। तो इस हल्के से पीपल्स पार्टी जीती रही है, कौमी असेंबली में भी और सूबाई असेंबली में भी। तो आप समझते हैं शहरी हल्कों में पीपल्स पार्टी अपनी जगह बना सकती है, खासतौर पर कराची शहर की बात की जाए तो? इस वक्त जो सूरत हाल है, जब एमकेएम का फैक्टर जो इतना मौसर नहीं रहा है, अचानक ही आया था पीटीआई का फैक्टर, तो अब पीपल्स पार्टी रीगेन करने की पोजीशन में है।
ठीक है, मंसूर अली खान साहब, हमारे यहाँ मफरूज़े तो बड़े चलते हैं। कुछ कहा जाता है कि बिलावल भुट्टो साहब आगे आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं आगे लाए जा रहे हैं। कराची के इलेक्शन को अगर इनके साथ मिला के देखा जाए तो आप कैसे देखते हैं? देखिए मलिक साहब, मैं जाहिर बात है कंस्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर तो मैं कमेंट कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास इस किस्म का कोई सबूत नहीं है। और हकीकत तो ये है कि वाकई नून लीग के ऊपर अगर हम बात करें, जिस तरह आज बिलावल भुट्टो साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये कहा कि जी अब इस नून लीग का ये काम होना चाहिए कि वो इमरान खान साहब को टारगेट करे, लेकिन नून लीग जो है वो अपोजिशन के साथ ही अपोजिशन कर रही है। तो इल्जामात तो लग रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब के ऊपर, लेकिन जाहिर बात है इसके कोई ठोस सबूत भी आने चाहिए। दूसरी बात यह कि मुझे अफसोस होता है इस बात के ऊपर कि अगर एक पार्टी के अगर हम लोग एक रियलिस्टिक पॉइंट्स को देखें, फंडामेंटल्स को देखें कि क्यों लोग पीपल्स पार्टी को वोट करें, मेरे ख्याल में हम तीन पैनलिस्ट जो यहाँ पे मौजूद हैं, हम तीनों इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि लोग चाहते हैं कि हमारा काम हो, हमारा काम नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। और दूसरी बात ये, क्योंकि मैं एक ऐसा शख्स हूं जो जिसका ताल्लुक लाहौर से है, लेकिन वो कराची में भी रहा है, इस्लामाबाद में भी रहा है, तो मुझे ना इस चीज का आइडिया है। यकीन कीजिए कि पंजाब में या लाहौर में या इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं हो सकता कि पानी कितनी बड़ी नेमत है उस शहर के लिए। वो पानी के ऊपर वोट डलता है, पानी के ऊपर, यकीन कीजिए पानी के ऊपर वोट डलता है। वहां पे पानी का टैंकर खरीदने के लिए आपको 6,000, 7,000, 8,000 रुपए खर्च करना पड़े, आपको अपनी जेब से इतने पैसे खर्च करने पड़े सिर्फ एक बेसिक एमनेस्टी के लिए, तो फिर आप अंदाजा कर लीजिए कि आपकी फीलिंग क्या होगी। तो वहां पे कोई भी जो वादा कर देगा कि जनाब मैं तुम्हें पानी ला दूंगा, तो लोग उसको वोट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इस वक्त सबसे बेस्ट पोजीशन में अगर कोई है, जाहिर बात है पावर किसके पास है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, वो ये कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। ना मुस्तफा कमाल कर सकते हैं, ना नून लीग कर सकती है, ना इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ना उसने किया और ना वो कर सकती है, क्योंकि उनके पास अहलियत भी नहीं है इतनी। तो जाहिर बात है इट वॉज एन ऑटोमेटिक चॉइस कि लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही वोट देना था। ठीक है मजहर अब्बास साहब, अगर हम देखें कराची के इलेक्शन के रिजल्ट्स के हवाले से, तो कुछ रिजल्ट्स बड़े ताखीर से आए, ना वहाँ पे शहरी हल्का है, ना दूर दराज के इलाके हैं, ना मौसम की खराबी है। इन लेट रिजल्ट्स आने की वजह से भी कुछ लोगों को शिकायत करने का मौका मिला है। बिल्कुल, और इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। इसकी कोई मंतक नहीं समझ में आती, और जब भी इलेक्शन के रिजल्ट्स में ताखीर होती है वहां गड़बड़ होती है। चाहे 2018 के इलेक्शंस आप देख लें, यानी जिस हल्के का आपको सीधा सीधा पता हो कि इसके पोलिंग स्टेशन ज्यादा कितनी दूर हैं, उस हल्के का रिजल्ट जो है वो मैक्सिमम मेरे लिहाज से 11 से 12 बजे तक आ जाना चाहिए था इस हल्के का। और ये शुकूक शबात बिल्कुल ठीक है। ये PMLN का जो इतराज है ये अपनी जगह, इसको एड्रेस करने की जरूरत है, लेकिन जाहिर है PMLN को इसके सबूत देने पड़ेंगे अगर वो ये समझते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी ये सेटिस्फैक्ट्री जवाब देना पड़ेगा कि इसमें ताखीर क्यों हुई। जहां तक अभी जैसे नजीर बात कर रहे थे, देखिए 70 की कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्कुल मुख्तलिफ थी, 70s के बाद 77 की जो पॉलिटिक्स थी वो बड़ी मुख्तलिफ थी। उसके पीछे एक एथनिक पोलराइजेशन आ गई थी, और उस एथनिक पोलराइजेशन फिर बढ़ते बढ़ते 88 में आ गई। और उसमें बाद हमने देखा कि इस वक्त जो शहर की तकसीम है, पीपल्स पार्टी के हमेशा पॉकेट्स रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स रहे हैं। पीपल्स पार्टी हमेशा लोकल बॉडीज में, चाहे वो टाउन्स की सतह पर हो या बल्दियात की ओवरऑल सतह पे हो, उसकी अपनी एक रिप्रेजेंटेशन रहती है। लेकिन वो दूसरी पार्टीज के इस वक्त एक वैक्यूम है, इस वक्त एक वैक्यूम, बड़ा वैक्यूम यह है कि पीटीआई को 2.5 साल हुए, पीटीआई की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, कम से कम उनके MNAs MPs की नहीं नजर आ रही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। तो अब ये वैक्यूम किस तरह फिल होगा? पीपल्स पार्टी अपने अपने इलाकों में एक नया डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है, उस डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन ये जो शहर है ये एथनिकली पोलराइज शहर है, और इसमें इस चीज को जरूर सामने रखा जाता है। तो पीपल्स पार्टी यहाँ गेन कर सकती है, बढ़ा सकती है सीटें, लेकिन क्या वो स्वीप कर सकती है कराची? इसके लिए मेरा ख्याल में मेरे डाउट हैं कि वो शायद कराची स्वीप अब भी नहीं कर सकते, लेकिन वो सीटें जरूर निकाल सकते हैं। ठीक है मजहर अब्बास साहब, एक और कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, बात करेंगे फिर कराची में MQM पाकिस्तान के हवाले से। दफातर वापस मिल रहे हैं, लेकिन वोट बैंक जो है कम होता चला जा रहा है। क्या MQM अपनी जगह दोबारा बना पाएगी? इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। खुराम एक बार फिर खुशामदीद। नज़ीर गाजी साहब, ये बताइएगा, MQM पाकिस्तान को दफातर वापस मिल रहे हैं, कुछ थोड़ी सी हुकूमत की तरफ से उनको सपोर्ट भी मिल रही है, हुकूमत में वो शामिल हैं,
लेकिन क्या वोट बैंक भी अपना वापस ले पाएंगे? बड़े लाखों वोट लिया करती थी एमकेएम, अब वो हजारों में आ गई है, हजारों में भी जिस नंबर पे आई है आपके सामने। देखें, इत्तेहादी थे ना दोनों हुकूमत के अंदर, वफाक के अंदर इत्तेहादी थे। इनके लिए बहुत आसान रास्ता था कि एक दूसरे के लिए रास्ता खाली करते थे। इन्होंने रास्ता खाली नहीं किया। ये मिलकर इलेक्शन लड़ सकते थे, इलेक्शन नहीं लड़ा। फिर इलेक्शन लड़ने से वो शायद बेहतर पोजीशन भी हासिल कर सकते थे कि वोट बैंक एक जगह से दूसरी जगह से कुछ उम्मीद लेकर चल सकता था। वो इन्होंने नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि जहां तक इनकी पॉपुलरिटी का जो असर था वो डिसओन हो चुका है। और ये इश्क की जमात थी, ये आशिक और महबूब का मसला था, वो नहीं रहा है। अब वो रिश्ता टूट जाने के बाद पार्टी का भी रिश्ता टूट गया है और मासूम का रिश्ता भी टूट गया है। नीचे भी कोई नहीं है और कि उन जो पार्टी है उसके साथ लोग स्टैंड करें और लोग खड़े हो जाएं, या एक आवाज पर हो जाएं, या एक आवाज पर बोलना शुरू करें, या एक आवाज पर चल पड़े, या एक आवाज में बैठ जाएं, या एक आवाज पर उठ जाएं। उस सूरत-ए-हाल अब नहीं रही है और ना उस सूरत-ए-हाल की रिवाइवल का कोई प्लान तो मेरा ख्याल नहीं है। जिस पार्टी को हमने देखा था उससे पहले, 2018 के इलेक्शन से पहले, 2013 के इलेक्शन से भी पहले जिस पार्टी को हम देखते आए थे उस पार्टी का सरे 10 रिवाइवल मुझे चांस नजर आता था। हाँ, वो काज मौजूद है, शहर के वो मसाइल मौजूद है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो इशूज मौजूद हैं जिन इशूज पर एमकेएम कायम, एक तो ये कायम हुई थी और दूसरी बात यह कि कायम की गई तो दोनों अनासर मिल गए, मिल गए थे। कायम की भी गई थी, कायम हुई भी थी, लेकिन उसके लिए एक वैक्यूम मौजूद था। उस वैक्यूम को देखने के अब आने वाले दिनों में कौन कुछ कर सकता है और किस तरह कर सकता है वो होगा। लेकिन आंच तो गुजर गया सो गुजर गया है। मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह से पूरे धूमधाम से ये बात किसी हो सकती है जनाब, बंदा अपने सोचे कि ऐसा रिवाइवल हो सकता है, ऐसा रिवाइवल उस तरह से नहीं हो सकता है। ठीक है मंसूर अली खान साहब, अगर हम देखें पीएमएल-एन को और पीपल्स पार्टी को, NA 249 के रिजल्ट्स जो हैं इन पार्टियों को मजीद दूर करेंगे? देखिए मेरे ख्याल में ये पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों के ऊपर इत्तेहाद जरूर करेंगे, उसके ऊपर मिलेंगे जरूर। ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे के दस्तों गिरबां हो जाएंगे, ये एक दूसरे को ताने तशने देंगे। मैं कल भी देख रहा था जब ये गिनती का सिलसिला जारी था तो अज़मा बुखारी साहिबा और सईद गनी साहब आपस में थोड़ी सी नोकझोंक चल रही थी ट्विटर के ऊपर, लेकिन अल्फाज का जो चुनाव था बड़ा फिर भी मोहतात था। आज बिलावल भुट्टो साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने नून लीग को थोड़ा सा आड़े हाथों लिया, लेकिन हैरानकुन तौर पर अभी तक पूरे दिन में नून लीग की जानिब से किसी किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। मुख्तलिफ टिकट्स वगैरह चल रहे हैं, लेकिन आई वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि ये कोई बड़ी धुएंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टारगेट करेंगे, ये कहेंगे कि जनाब आप लोगों ने बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है कि अभी भी जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दोनों के ऊपर जो है वो इल्जामात लगाती रही है कि जनाब आप लोग जो है वो मिलकर खेलते हैं, तो ये कहीं कहीं पे मिलकर जरूर खेलेंगे। ऐसा नहीं है, ये एक दूसरे के अगेंस्ट ऑल गन्स ब्लेजिंग नहीं जाएंगे। अल्टीमेटली इनका टारगेट जो है वो फिर भी इमरान खान साहब ही रहेंगे, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ही रहेगी। और रमजान जैसे ही खत्म होगा तो ईद के बाद फिलहाल जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वो पीडीएम के उस प्लेटफॉर्म को दोबारा ज्वाइन करने के बारे में जो है वो सीरियसली सोच सकती है। अगर पीटीआई ऐसे मुसलसल इलेक्शन हारती रही तो पीटीआई के लिए चैलेंजेस बढ़ जाएंगे? मलिक साहब अब मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी रह क्या गई है? खासतौर पर यूसुफ रजा गिलानी साहब के उस इलेक्शन के बाद पता लग गया कि हाँ जी आपके वोट जो है वो बेंचेस छोड़ के दूसरी साइड पे चले गए। पंजाब के अंदर हम ऑलरेडी जहांगीर तरीन साहब जो है वो जितने नंबर ऑफ एमपीएस दिखा चुके हैं वो दिखा चुके हैं कि आपकी दोनों हुकूमतें जो है ना वो एक चुटकी की मार है, मैं जब मर्जी चाहूं मैं गिरा सकता हूं आपको। तो इस वक्त उसके बाद आपका स्टांस रह क्या जाता है? मेरी कल एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टॉप 5 रहनुमा, मैं इसी तरह कहूंगा, उसमें से एक से बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त ये माहौल बना हुआ है कि किसी वजीर को ये तक नहीं पता कि मैंने अगले 10 दिन भी इस कुर्सी पे रहना है कि नहीं रहना। अभी इतनी उखाड़ पिछाड़ के बाद भी फवाद चौधरी साहब आ गए, आपने फरूख हबीब साहब को भी लगा दिया स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, बड़ी तब्दीलियां आपने की हैं। खुसरो बख्तियार साहब को इधर से उधर कर दिया, आपने हमाद साहब को हटा दिया, वो शौकत तरीन साहब को ले आए। इसके बावजूद अभी भी काबीना में जो है ना वो एक कंफर्मेशन नहीं है कि जनाब हम इस सीट पे बैठेंगे। तो ये तो हाल है 2.5 साल के बाद, जब आपको ये नहीं पता कि आप खामोशी से कुछ कर रहे हैं, काम भी ये क्या है? या नहीं।
मंसूर साहब, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब खामोशी से राब्ते कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कर क्या रहे हैं? जी बिल्कुल, और मैं मेरी एक अदद इन दोनों में से एक शख्स से मुलाकात हुई थी आज से तकरीबन कोई चंद दिन पहले। तो मैंने उनसे ये बात डिस्कस की थी कि जी पंजाब के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, सारी बात है फिलहाल पहला टारगेट तो इनका पंजाब असेंबली होगा, तो क्या आप में से कोई इंटरेस्टेड है इस बात पे या नहीं? तो मुझे गुफ्तगू से ये लगा कि जी वो बात वही है कि जब तक हमें इशारा नहीं आता, जब तक हमें ग्रीन सिग्नल नहीं आता, तो बेशक हमारे सामने मैदान खुला भी हो, हमने तब तक कुछ नहीं करना। तो सिग्नल का इंतजार है, जिस दिन सिग्नल आ गया उस दिन जो है वो पंजाब का तख्ता पलटना इन लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तो ग्रीन सिग्नल मियां नवाज शरीफ का या कहीं और से? मेरा ख्याल में कहीं और से। नवाज शरीफ साहब का सिग्नल जो है वो तो गालबन इनको मिल ही चुका होगा और फेथ के साथ ही दिया गया है, लेकिन कहीं और से जो सिग्नल आना है मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज जो है वो गालबन उसका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मजहर अब्बास साहब, कराची के दावेदार सभी हैं। पाक सरजमीन पार्टी ने बहुत दावा किया, मुस्तफा कमाल साहब ने कहा अब कराची हमारा है, एमक्यूएम वापस से कह रही है कराची अब हमारा है, जमात इस्लामी कहती है कराची हमारा है। अब कराची किसका होगा? अगर आने वाले इंतखाबात को देखें, अगर कब्ल वक्त इंतखाबात हो जाते हैं तो कराची किस तरफ जाएगा? कराची कभी किसी का नहीं होगा, क्योंकि कोई कराची का नहीं है बुनियादी तौर पे। ठीक है, अभी नजीर लगारी साहब ने आशिक माशूक की बात की, लेकिन उन्होंने वो शायराना बात की थी, लेकिन उन्होंने उसमें रकीब की बात नहीं की। इसका रकीब कौन है? देखिए, बुनियादी तौर पे कराची अब डिवाइडेड रहेगा। कराची कभी किसी एक जमात के साथ अब नहीं जाएगा, और ये सिर्फ सियासी तौर पे बात नहीं कर रहा, ये मेरा ख्याल है इसका फैसला कहीं ना कहीं हो गया है कि कराची को कभी किसी एक जमात के सुपुर्द नहीं किया जाएगा। उनको सूट करता है ये चीज, डिवाइडेड कराची सूट करता है उनको, और यही वजह है कि अब जिस तरह डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, जिस तरह पूरे मुल्क की सियासत हो रही है कि शरीफ जो है, मुस्लिम लीग जो है वो पंजाब की पॉलिटिक्स को देख रही है, पीटीआई कोशिश कर रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में कंसोलिडेट रहे, पीपुल्स पार्टी ने अब ये जहन बना लिया है कि वो सिंध से आगे अपने उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं करनी। सिर्फ जनरली हम पीटीआई को थोड़ा देखें तो पीटीआई की हमें एक वर्किंग जो है वो दूसरी जगहों पे भी नजर आती है, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता फिर टुकड़ रही है। और जिस तरह मंसूर अभी बात कह रहे थे सिग्नल की, तो वो मेरा ख्याल है सिग्नल की अभी मरम्मत हो रही है, वो रेड पे रुका हुआ है सिग्नल, वो अभी ग्रीन में मुझे लग ये रहा है कि वो 2023 तक जाएगा, उससे पहले मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि एक बड़ा इम्तिहान अभी और पीटीआई का आएगा और वो होगा बल्दियाती इलेक्शन। ये इतना बड़ा इम्तिहान होगा, और ये कराची का, देखिए कराची की पॉलिटिक्स इस वक्त जो है उसमें तहरीक लब्बैक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एमक्यूएम का जिस तरह नजीर बात थे, एमक्यूएम का जो एक बड़ा वोट बैंक है वो चला गया है तहरीक लब्बैक में, जो कच्ची मेमन है वो तहरीक लब्बैक की तरफ चले गए हैं। अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में NA 249 में जो पटनी ट्राइब पटनी थे, तो अगर वो उनके कोई 7 से 8 हजार वोट हैं, उनमें मुश्किल से 100 वोट पड़े हैं। अगर वो PSP को पड़ जाते या वो MQM को पड़ जाते तो उसका रिजल्ट बदल सकता था, लेकिन उन्होंने वोट ही नहीं कास्ट किया। अब ये उन्होंने किसी के बाहर के किसी के कहने पर कास्ट नहीं किया, या उन्होंने अब खुद फैसला किया कि जी ये इतना लड़ रहे हैं। तो क्योंकि कराची में एक बड़ी तादाद, बड़ा उर्दू स्पीकिंग जो है वो MQM से और बुनियादी तौर पे इन तमाम सेक्शन से, जिसमें PSP भी शामिल है, उससे बहुत ज्यादा नाराज है। 2018 में उसने PTI की तरफ गया, 2013 में वो PTI की तरफ उसने रुख किया, लेकिन अब वो PTI से भी मायूस है। तो अब इस वैक्यूम को जमात इस्लामी फिल करती है या तहरीक लब्बैक फिल करती है, इसका आपको अंदाजा लोकल बॉडीज में हो जाएगा। लेकिन तहरीक लब्बैक मेरे लिहाज से कराची में अपने रूट्स जो है वो रखती है, अनटिल अनलेस कच्ची मेमन जो है उनका टिल्ट जो है कहीं और किसी और तरफ ना चला जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब, मंसूर अली खान साहब और नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।